बहुत प्रकार के लोग रिव्यू करने के बाद लेनोवो ने भाई साहब रीडिजाइन ही कर दिया पूरा लैपटॉप। तो मेरे पास भी यार काफी टाइम से कमेंट आ रहे थे इस नए वाले लोग के लिए, थोड़ा सा इसको अरेंज करने में हम लेट हो गए, उसके लिए दिल से खेद है। वैसे फायदा ये है हमें पता लग जाएगा कि ये इंटेल आर्क कितना ऑप्टिमाइज हो गया। ओ भाई पुस्तकों की हालत थोड़ी सी खराब है क्योंकि इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये रहा अपना लैपटॉप और इसके साथ एक मिलती है हमें अपनी पावर कोड और 170 वोल्ट का पावर अडेप्टर, वही यूएसबी वाली पिन आती है जो इसकी अजीब सी। डिजाइन पे आते हैं लेकिन पहले स्पेसिफिकेशन जरूरी है। प्रोसेसर है इसके अंदर i5-12450HX 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ। इसमें 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड मैक्सिमम 4.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर जाता है। तो ये प्रोसेसर ऑलमोस्ट i5-12450H जैसा ही है जिसके बहुत सारे लैपटॉप्स हमने रिव्यू कर रखे हैं और ये लॉन्च भी उसी के जमाने में हुआ था, बस इसकी थोड़ी सी टीडीपी ज्यादा है तो ये ज्यादा पावर खींच के ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे सकता है। बाकी डिटेल में आगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में देखेंगे। ग्राफिक्स है इस बार अपने पास इंटेल आर्क A530M 4GB की डेडिकेटेड मेमोरी आती है इसमें और टीजीबी कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखी, पर जितना हमने टेस्ट किया 60-70 वोट्स के आसपास इसकी टीजीबी मेरे को पता चली है। बाकी ये वाला ग्राफिक कार्ड 95 वोट्स तक की टीजीबी के साथ आएगा अलग अलग मॉडल्स के अंदर। ये अपने एनवीडिया वाले जीपीयूज की तरह डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, मतलब जैसे अपने पहले आईरिस एक्सी वाले ग्राफिक्स आते थे ना इंटीग्रेटेड वाले, ये वैसे ही इंटीग्रेट कर रखा है लेकिन ये बिहेव अपना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की तरह रहा है क्योंकि इसको इतना तगड़ा बना दिया इंटेल ने कि ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो चीजें कर सकता है वो ये भी कर पाए, जैसे कि अपनी हाई लेवल गेमिंग वगैरह हो गए या फिर ग्राफिक ओरिएंटेड तगड़े काम। इसीलिए हमें लैपटॉप के अंदर मक स्विच दे रखा है ताकि हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे भी शिफ्ट करके सारे काम कर सकें। अब ये परफॉर्म कैसा करता है वो आगे देखेंगे। रैम इसके अंदर 8GB की सिंगल चैनल DDR540 800 मेगाहर्ट्ज वाली एंड ये 32GB तक मैक्सिमम अपग्रेड हो जाएगी, ये तो ऑफिशियली मेंशन्ड है। स्टोरेज इसके अंदर 512GB की Gen 4 SSD, रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो Gen 4 के हिसाब से ठीक है, मतलब मैक्स आउट भी नहीं है बट Gen 3 से ऊपर है। एंड अपग्रेड करने के लिए इसके अंदर एक्स्ट्रा स्लॉट हमें मिलता है, एक स्लॉट में फुल साइज वाली SSD लगती है, दूसरे में छोटी वाली SSD लगेगी। 1TB पर स्लॉट ब्रांड ने मेंशन किया है कि तुम अपग्रेड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 2TB तक भी तुम कर सकते हो जानी चाहिए। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2। MS ऑफिस नहीं है इंक्लूडेड, बट हाँ 3 मंथ्स का Xbox गेम पास अल्टीमेट का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा तुम्हें। ब्रांड कह रहा भाई गेम खेलने में ध्यान दो। तो लैपटॉप ऊपर से देख सकते हो पूरा मतलब रीडिजाइन सा कर दिया, यहाँ पर अपनी लॉक की ब्रांडिंग आती है एंड पूरा मेटालिक ग्रे कलर है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेटल बिल्ड है लेकिन है एक्चुअल में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का। यहाँ से डिजाइन भी काफी ज्यादा कटिंग एज है, एकदम मस्त वाला बढ़िया सा लग रहा है। जो कि पीछे अपने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं, बीच में पोर्ट्स दे रखे हैं एंड राइट साइड पे भी पोर्ट्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है भाई, यहाँ कुछ नहीं है। बाकी नीचे भी अपना पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, ये पूरी अपनी रबर ग्रिप मिलती है जो कि एलिवेशन प्रोवाइड भी करेगी इसको। और वेंट्स वगैरह मिलते हैं हनीकॉम्ब डिजाइन के साथ, जहाँ पर फैन है वहां पर ओपन कर रखा है, बीच में बंद कर रखा है एंड इसके बारे में आगे मैं ढंग से बताऊंगा। और नीचे दो डाउन फायरिंग स्पीकर भी मिलते हैं हमें। तो ओवरऑल डिजाइन मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा नए वाले लोग का। प्रीमियम तगड़ा गेमिंग लैपटॉप लगता है भाई, ऐसे लीजन जैसी फीलिंग देता है। बजट गेमिंग लैपटॉप नहीं लगता कहने का मतलब है, बट आता बजट में। अंदर से भी डिजाइन में बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई है। बाकी हिंज की बात करें तो हिंज इसका स्टेबल है, एक हाथ से आराम से ओपन हो जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कत नहीं है, बट वोबलिंग करता है भाई। पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा ही लग रही है मुझे बट वोबल इशू इसमें है भाई, हाथ में लिखता है ना हिलती है। डिस्प्ले अपनी पूरी 180 डिग्री रोटेट हो जाती है, लेटा दो भाई साहब एकदम अच्छे से। फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में हल्का फुल्का फ्लेक्स है हमारे पास, बट इतना ज्यादा नहीं लगा मेरे को। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी डिसेंट है, मतलब प्लास्टिक बॉडी के हिसाब से बहुत ज्यादा भी नहीं है, काम तो चल ही जाएगा। वेट की बात करें तो भाई 2.4 kg के आसपास का इसका वेट है, हैवियर साइड तो है भाई डेफिनेटली। एंड अगर चार्जर वार्जर लेके घूमोगे तो भाई टोटल वेट अपना 3 kg का हो जाता है, 3 किलो के डंबल वाला काम करेगा। बाइसेप्स बनाएंगे। इसके थर्मल्स में यूज करा लेनोवो ने कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर। पहले अगर तुम्हें याद हो तो लेफ्ट साइड पे और अपने राइट साइड पर भी एयर एग्जॉस्ट वेंट्स होते थे जिससे गर्म हवा बाहर निकले, बट अब लेनोवो ने क्या कर दिया है कि जो पंखे घूमेंगे ना वो अंदर के अंदर घूम के ही सारी कूलिंग कर देंगे और फिर जो गर्म हवा होगी उनको पीछे वाले वेंट से बाहर निकाल देंगे। तो बेसिकली जो फैन की हवा है वो अंदर ही अंदर चीजों को ठंडा करेगी। अब इससे फायदा ये हुआ कि एक तो टेम्परेचर कम हो गए एंड हायर वोल्टेज पे लैपटॉप जब काम करता है तो फैन नॉइज भी कम होती है और परफॉर्मेंस भी बढ़ गई एंड हीटिंग भी ज्यादा नहीं होती। मैंने अभी तक जितना भी टेस्ट किया है कीबोर्ड के पास या फिर कहीं पर भी मुझे हीट फील नहीं हुई ज्यादा देर तक गेमिंग करने के बाद भी। और यही सेम टेक्नोलॉजी लीजियन वाली सीरीज के अंदर भी है अपनी। ये चीज थाईलैंड वाले इवेंट में भी कवर करी है मैंने, तो वो वीडियो देखी नहीं तो देख सकते हो इस वीडियो के बाद। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे कोई पोर्ट नहीं दे रखा, बिल्कुल प्लेन है, हाईवे बना हुआ है बिल्कुल। राइट साइड पे हमारे पास एक USB-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, इसके अंदर DP 1.4 और 140 वोट्स तक पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है, मतलब कोई अगर 140 वोट्स तक का चार्जर है तो वो इसे चार्ज कर देगा ट्रैवलिंग वगैरह में। और फाइल ट्रांसफर तो तगड़ी हो ही जाएगी। एक प्राइवेसी शटर, एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो और एक अपना USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट। एंड
पीछे की साइड भी एक USB टाइप ए 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक और USB टाइप ए 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट। और डिस्प्ले आउटपुट हमें अपने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यानी कि इंटेल आर्क से ही मिलता है, दोनों HDMI और टाइप सी पोर्ट से। इस बार का अंदर का डिजाइन भी भाई काफी ज्यादा प्रीमियम और बढ़िया सी प्रोफेशनल लुक देता है। कीबोर्ड दे रखा है ब्लैक कलर का मस्त वाला, और ये जो रंग बिरंगी कीज है इनके बारे में बताता हूँ अभी क्या ये। बाय डिफॉल्ट तुम्हें WASD मिलेगा यहाँ पे, ये मेरी हरकतें हैं। बाकी राइट साइड पे अपनी ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है एंड सेंटर में अपना टच पैड का साइज भाई अच्छा खासा बड़ा है, मतलब जेस्चर वगैरह सही सपोर्ट कर लेता है और इसका क्लिकिंग का फीडबैक भी बढ़िया है भाई। ट्रैक पैड का मतलब शुरू से ही बढ़िया लगता है मेरे को, तो इनका पहले जैसा ही है, फीलिंग अच्छी आती है। बाकी ज्यादातर लोग माउस यूज करेंगे पता है मेरे को। एंड इस बार कीबोर्ड की कीज थोड़ी सी चेंज करी है क्योंकि कीज थोड़ी सी कर्व्ड भी है एंड टाइपिंग करने में बहुत ही प्यारा फीडबैक आता है। ऑलमोस्ट लीजियन जैसे लेवल का कीबोर्ड कह सकते हो इसे। एंड फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है और फुल साइज है तो नंपैड भी मिलता है हमें। बाकी व्हाइट कलर की बैकलाइट है और 2 लेवल की ब्राइटनेस मैक्सिमम इसमें मिलती है। बाकी 100% एंटी घोस्टिंग कीज है इसके अंदर एंड स्वैपेबल की कैप्स है भाई, इसको उठा के जी की जगह रख सकते हो। अभी दिखाता हूँ कैसे। तो ये है अपनी कलरफुल सेरामिक वाली की कैप जो कि मैंने यहाँ पर चेंज कर रखी है, जो हमें इसके अंदर मिलती भी है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक क्लॉथ, पुस्तकों वाली यूजर गाइड जो कि जरूरी तो है भाई अगर तुम्हें ये चीजें करनी है तो। बाकी ये है अपनी मेन चीज, यहाँ पर हमें हमारी सीजर्स मिलती है और ये WASD वाली कीज जो मैंने चेंज कर रखी है यहाँ पे। एंड ये मिलता है हमें जिससे अपनी कीज को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं एक बार तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ, थोड़ा डेलिकेट काम है बट ध्यान से देखो और सीखो। बेसिकली इस साइज की जितनी भी कीज है ना उन सबको हम निकाल के चेंज कर सकते हैं, मतलब निकल तो सारी सकती है बट इसमें जो कीज मिलती है वो वही चेंज होंगी जो इस साइज की हमारी। तो निकालने के लिए इस वाले एंड से हमें उंगली को यहाँ पे रख के इसको यहाँ राइट एंड पे ऐसे घुसा देना एंड फिर इसको ऐसे पुल करना और यहाँ से इसको दबा के रखना और आराम से की अपनी बाहर आ जाएगी। और यही चीज हमें फिर यहाँ से रिपीट करके निकालनी है। मेरी तो एक ही बार में आ गई। सेम अगर दूसरी की को भी निकालना है तो पहले यहाँ से निकालना और फिर ये अपने आप दूसरे वहां से भी बाहर आ जाती है। तो आप देख सकते हो 2 कीज मैंने बाहर निकाल दिया है। लगाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली इसके ऊपर रखना है और प्रेस कर देना है और ये की अपनी लग चुकी है। अब तो प्रैक्टिस कर करके मैं तो सीख गया बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा आराम से करना पड़ता है। और ये वाली कीज जो है ना ये सेरामिक है। सेरामिक का मतलब ये है कि विद यूज उंगलियों से या किसी भी चीज से इस पे कोई ऐसे स्क्रैच व्रैच नहीं आएंगे, तो इसकी जो चमक है ना ये हमेशा रहेगी, जो कि काफी सही चीज है। शौक है भाई अपने अपने, करना चाहो तो कर सकते हो। लीजियन सीरीज के भी जितने लैपटॉप्स है सबके अंदर तुम्हें ये की स्वैपेबल वाली चीज मिलेगी। एंड ये वाली जो अपनी सीजर है अगर बाई चांस तुमसे ये खराब हो जाए या टूट जाए तो यहाँ एक्स्ट्रा में बहुत सारी सीजर्स मिलती है जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसी लगी तुम्हें ये चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या तुम ये चाहोगे कि ये चीज सभी ब्रांड्स करने लग जाए, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा सही लगी भाई, मजा आता है एकदम ऐसे अपने हिसाब से कीबोर्ड कस्टमाइज कर दो पूरा। अभी इंडिया के अंदर ये की कैप्स अवेलेबल नहीं है बट बहुत जल्द लेनोवो इंडिया में भी ये चीज ले आएगा। आउट ऑफ इंडिया कई कंट्रीज में अवेलेबल है, ये ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा अपना लेनोवो वेंटेज का सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हमें सबसे ऊपर थर्मल मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग थर्मल मोड्स में एडजस्ट कर सकते हो और एक कस्टम मोड भी मिलता है। एंड इसके अंदर अगर हम फैन स्पीड को चाहें तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगर परफॉर्मेंस में जाओगे तो अपने हिसाब से CPU GPU को कितनी पावर देनी है वो भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो। तो अंडर वोल्टिंग वगैरह के भी काम आ जाएगा, टेम्परेचर्स बेसिकली मेंटेन हो जाते हैं इससे। या फिर अगर इस पे टिक कर दोगे तो ये बिल्कुल ही फुल पावर पे चला जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस मोड से भी ज्यादा खतरनाक वाला मोड है ये। एंड हर थर्मल मोड के हिसाब से अपनी ये लाइट भी चेंज होती है। बाकी नेटवर्क बूस्ट और यहाँ से हमारा मक स्विच काम करता है भाई। हाइब्रिड मोड पे रखोगे तो ऑटोमेटिक काम करेगा, या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक पे भी रख सकते हो, या फिर इंटीग्रेटेड पे भी करना चाहो तो बैटरी बचाने के लिए यहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी टच पैड लॉक वगैरह करना और ये सारे फीचर्स तो हर लेनोवो वेंटेज के सॉफ्टवेयर में मिलते ही हमें। बाकी यूज करोगे तो अपने आप समझ जाओगे। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की FHD 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है इसमें, वही नॉर्मल 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। NVIDIA G-Sync भी सपोर्टेड है इसके अंदर और मैक्सिमम 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। एंड कलर गैमेट जबरदस्त है भाई, 100% sRGB मिलती है हमें इस प्राइस के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल चीज है। बट हाँ HDR का सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। तो मतलब डिस्प्ले ऐसी है कि कलर्स ऐसे मस्त मस्त निकाल के आएगी ना, तुम कोई भी कलर एक्यूरेसी कलर ग्रेडिंग वाले काम इसके अंदर कर सकते हो। कंटेंट कंजम्पशन भी करते हो तो भाई मजा आ जाएगा ऐसे मूवी देखने में, क्योंकि कलर्स एकदम बढ़िया वाले मिलेंगे। वेबकैम हमारे पास इसके अंदर 720p वाला। हेलो जी, ये अपनी वेबकैम की क्वालिटी माइक भी इसी का यूज हो रहा है और नॉइज कैंसिलेशन वगैरह तो मिलती है इसमें। अभी पंखा चल रहा है तो देख लो कितनी आवाज कैंसिल आउट हो रही है। बाकी 720p है तो ऐसी ही मिलेगी। लास्ट टाइम हमें 1080p दे रखा था, इस बार प्राइस के हिसाब से ना 720p कर दिया। 2 वॉट्स के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर है। आवाज भी चेक कर लेते हैं फिर।
देखो क्वालिटी तो बढ़िया है स्पीकर्स की, मतलब क्रिस्पनेस और जो क्वालिटी आती है ना मस्त आती है, डिस्टोर्शन वगैरह कुछ नहीं है, बट लाउडनेस थोड़ी सी मुझे कम लगी। लास्ट टाइम भी लाउडनेस थोड़ी सी कमी थी, बस वैसे से स्पीकर है, यू मान के चलो। बाकी नाइमिक का भी इसके अंदर डला हुआ सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर जाके अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो साउंड को। भाई तुम हेडफोन वगैरह लगाते हो तो गेमिंग वगैरह के अंदर भी काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हो, तो सेटिंग फुल मिलेगी। बैटरी मिलती है इसके अंदर हमें 60 वॉट आवर्स की। अगर बैकअप निकालना है तो रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज करके, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, ब्राइटनेस 50-60% कर लेना, IGP मोड पे इसे चलाना और बैटरी सेवर भी ऑन कर लेना। और फिर जब अगर तुम नॉर्मल टास्क पे इसे चलाओगे तो ये 2-3 घंटे का बैकअप दे देगा। मतलब पूरी पढ़ाई करके आने के बाद तुम्हें डिग्री देगा। गेमिंग लैपटॉप है ना, जाति इसकी ऐसी है, बैकअप तो देना ही नहीं होता इन्होंने। बाकी यूसेज पे भी डिपेंड है, वेरी कर सकता है बैकअप। परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ बेंचमार्क मैंने रन करे थे। Geekbench 6 के अंदर हमें ये स्कोर मिला था एंड Geekbench 6 की ग्राफिक्स क्वालिटी में 49,000 के आसपास का स्कोर मिल रहा है। Cinebench R23 के स्कोर्स भी देख लो साथ साथ। PC Mark 10 के अंदर हमें ये स्कोर मिला था और क्रॉस मार्क के स्कोर्स भी देख सकते हो। बाकी फिर ग्राफिक क्वालिटी के लिए 3D Mark X5 के अंदर हमें ये स्कोर आता है एंड VR Mark के अंदर भी ठीक ठाक स्कोर मिल रहा है। मतलब VR गेमिंग भी इसके अंदर करवा देगा, बट ज्यादा हाई लेवल की नहीं कर सकते हम, ठीक ठाक लेवल की, मीडियम लेवल तक ये लैपटॉप करवा सकता है। तो भाई स्कोर्स की माने तो 12450H जैसे ही स्कोर्स हमें मिल रहे हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा। मे भी हो सकता है धीरे धीरे कुछ बायोस वगैरह के अपडेट्स आए जिससे ज्यादा पावर खींचने लग जाए और ज्यादा अच्छे स्कोर्स हमें दे दे। प्रैक्टिकल यूज में अगर स्टूडेंट हो तो उसके हिसाब से तुम प्रेजेंटेशन बनाना हो, प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग वगैरह के जैसे काम करने हो, 60,000 के अंदर एक तगड़ा तुम्हें गेमिंग लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर सब चीजें हो जाए, मतलब मस्त वाली स्टूडेंट के हिसाब से। तो वो सब में तुम टेंशन मत लो भाई, उस हिसाब से ये प्रोसेसर काफी कैपेबल है, हल्के फुल्के नॉर्मल लेवल के सारे काम करा देगा। एंड प्रोडक्टिविटी भी अगर करना चाहते हो तो फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग 1080p तक ही मैं हाई लेवल तक रेकमेंड करूंगा। अगर 4K लेवल के तुम्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल काम करने हैं तो इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब मैंने जितना भी इसके अंदर टेस्टिंग करा 1080p तो बढ़िया करा देता है भाई। अब 4K में भी क्योंकि 8 बिट 10 बिट कई सारी अलग अलग हाई लेवल फुटेज होती है, तो भाई उनको कैरी करने के लिए और ज्यादा अच्छा प्रोसेसर मैं प्रेफर करूंगा लेने के लिए। फिर थोड़े बजट लैपटॉप्स ठीक नहीं रहते भाई। अभी रिसेंटली जो प्रीडेटर न्यू किया था वो 4K लेवल आराम से झेल सकता है भाई। एंड अगर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाते हो तो वो भी तुम 1080p तक मीडियम लेवल के काम आराम से कर लोगे। डिसेंट लेवल की एनिमेशन के साथ बहुत ज्यादा हाई लेवल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। एंड उन सब के लिए भी मैं 16GB प्रेफर करूंगा, ये 8GB वाला है। 16GB तो भाई मिनिमम होनी चाहिए रैम। या फिर अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं जैसे कि ब्लेंडर, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर वाले काम, गेम डेवलपमेंट या म्यूजिक प्रोडक्शन या कोई भी एकदम ऐसे तुम्हें हैवी तगड़ा काम करना है ग्राफिक्स रिलेटेड, तो ये कॉलेज लेवल तक ही उम्मीद करना। ज्यादा हाई लेवल मैं इस लैपटॉप में रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि देखो नया नया ग्राफिक कार्ड आया, अभी काफी सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन होनी बाकी है। कोई भी नई चीज आती है ना तो 1-2 साल तो ऑप्टिमाइजेशन में लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ज्यादा हाई लेवल वाले ग्राफिक क्वालिटी के काम करने हैं तो मिनिमम 6GB वाले ग्राफिक कार्ड यानी कि 4050 के लिए तो तुम्हें जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। 10-20 हजार और इन्वेस्ट कर लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये ज्यादातर प्रोसेसर ओरिएंटेड अगर हैवी काम करने हैं तो उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। और अगर गेमिंग करते हो तो उसके लिए गेम टेस्ट करे ही है तुम्हारे भाई ने, नजर डाल लो। पहले हमने CS2 टेस्ट किया हाई प्रीसेट के ऊपर और CS2 के अंदर हमारे पास 60-70 के आसपास FPS मिल रहे थे। ग्राफिक कार्ड अपना 30 वोट से ज्यादा पुश नहीं कर पाया पावर, तो आई गेस और ज्यादा FPS आ सकते थे बट आ नहीं पाए। ऊपर से रैम भी 8GB है, बट ये गेम भी अब काफी ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव बन चुका है, तो 80-85 FPS तक ही मिलेंगे हाई प्रीसेट के ऊपर। मतलब ठीक है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेम्परेचर वगैरह सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने है। और हाँ, ये सारी टेस्टिंग हमारी परफॉर्मेंस मोड के ऊपर हुई है, कस्टम मोड यूज नहीं करा था मैंने। देन GTA 5 टेस्ट किया, वेरी हाई मिक्स का प्रीसेट था, मतलब रिकमेंडेड सेटिंग्स थी ओवरऑल, और 80-90 के आसपास FPS हमारे पास आ रहे थे, कभी कभी 100 भी टच हो रहे थे। बाकी GPU ने इस गेम में भी 30 वोट से ऊपर पावर ड्रॉ नहीं करी है, बट उसके हिसाब से स्टिल परफॉर्मेंस ठीक आ रही थी। बाकी टेम्परेचर वगैरह भी देख सकते हो 80 डिग्री के आसपास मेंटेन थे। तो वही अगर 16GB करवा लोगे रैम तो थोड़े और ज्यादा बढ़िया FPS आ सकते हैं। देन वैलोरेंट टेस्ट किया, फुल हाई कर दी थी मैंने सेटिंग्स, और 200 के आसपास 180, 170, 200 FPS हमारे पास आ रहे थे, जो कि डिसेंट है। अगर 16GB रैम डुअल चैनल करा लोगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे FPS, ऑब्वियस सी बात है। बाकी टेम्परेचर वगैरह सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने है, और CPU इंटेंसिव है इसलिए CPU अपना 50 वोट तक भी पुश हो गया था इस गेम में। एंड GPU भी इस वाले गेम में तो थोड़ा ज्यादा ही पुश हो रहा था। देन फार क्राई 6 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और पहली बार जब मैंने बेंचमार्क रन किया तो भाई क्रैश हो गया और मेमोरी खत्म हो गई, मतलब रैम कम पड़ गई। तो इसीलिए हैवी टाइटल चलाने तो 16GB तो भाई करानी पड़ेगी, बट फिर दोबारा चलाया तो चल गया। एंड देन हमारे पास 40-50 के आसपास FPS आ रहे थे, जो कि अल्ट्रा प्रीसेट पे डिसेंट है मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा तो क्या ही मिलेंगे। और 60 वोट 63 वोट्स तक अपना मैक्सिमम GPU ने पावर ड्रॉ करी, जो कि इंप्रेसिव है। बाकी इस ग्राफिक कार्ड के अपडेट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, अब अपडेट्स आ गए तो टेक्सचर वगैरह और ओवर एक्सपोजर की दिक्कत खत्म हो गई है इस गेम में। देन RDR2 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और इस वाले गेम में हमारे पास GPU ने 65 वोट्स तक पावर ड्रॉ कर दी, यानी कि 70 वोट्स वाला तो इसमें मेरे हिसाब से लगा ही हुआ है ग्राफिक कार्ड। बाकी
FPS भी देख सकते हो 50 के आसपास टच हो रहे थे, जो कि डिसेंट है। अगर अल्ट्रा पे चलाते हो तो इतने तो आते ही है। ये वाला गेम तो मतलब ऑप्टिमाइज चल रहा था भाई इस ग्राफिक कार्ड के हिसाब से। देन स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे। साथ साथ देख सकते हो कि XeSS यूज करके और बिना उसके कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस तो क्या ही है, XeSS यूज करने पे FPS गिर गए भाई। तो मैं ये कहूंगा वेरी हाई पे मत खेलना, हाई प्रीसेट तक खेल सकते हो। फिर मैंने AMD FSR यूज करा तो उससे हमारे FPS थोड़े से बढ़ गए एंड GPU भाई 67 वोट्स तक यूज हो रहा था इस वाले गेम में। तो हाँ 70 वोट्स तक का तो अपने पास है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड। तो XeSS से बढ़िया AMD का FSR यूज कर लेना इस वाले गेम के लिए। रे ट्रेसिंग के साथ भी मैंने चलाने की कोशिश करी थी लेकिन गेम बार बार क्रैश हो रहा था, तो इसलिए रे ट्रेसिंग तो भाई बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा मैं स्पाइडरमैन वाले गेम में। देन गॉड ऑफ वॉर टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे और XeSS ऑन करके देख सकते हो कितना डिफरेंस है। कोई खास डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर FPS। तो XeSS मुझे लग नहीं रहा इतना ज्यादा काम का है। वैसे 60-65 वोट्स तक ग्राफिक कार्ड भी अपने यूज हो रहा है, बाकी FPS 30 से ज्यादा नहीं गए। तो मीडियम या हाई प्रीसेट तक अगर खेलोगे तो स्टोरी गेम वाला मजा आ जाएगा, अदरवाइज FPS कम ही मिलेंगे अगर अल्ट्रा प्रीसेट यूज करोगे। देन COD Warzone टेस्ट किया, बैलेंस प्रीसेट था, मैंने ज्यादा हाई सेटिंग्स नहीं रखी, जो रिकमेंडेड थी वही थी। उसके अंदर हमारे पास देख सकते हो XeSS ऑन करके और ऑफ करके साथ साथ कितना फर्क पड़ता है एंड थोड़ा बहुत फर्क तो था। देखो 5-10 FPS तो बूस्ट हो रहे थे। बाकी FSR के साथ जब यूज करा तो FSR के साथ भी सिमिलर डिफरेंस था। तो इस वाले गेम में भी थोड़ा बहुत अपस्केलिंग अपनी काम कर रही है अच्छे से। बट हाँ अगर 30-50 होता है इसकी जगह तो यार वो 80-90 FPS तो आराम से निकाल देता बैलेंस प्रीसेट के ऊपर। बाकी टेम्परेचर किसी भी गेम में हमारे 80 डिग्री से ज्यादा तो नहीं गए हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मियों में भी खेलोगे तो 85-86 डिग्री से ज्यादा मेरे हिसाब से टेम्परेचर नहीं जाएंगे। तो थर्मल अच्छा है भाई लैपटॉप के। देन साइबरपंक टेस्ट किया हमने यहाँ पर, देख सकते हो साथ साथ अगर ऑफ पे खेलते हो XeSS क्वालिटी पे रख के खेलते हो और रे ट्रेसिंग के साथ खेलते हो तो कितना डिफरेंस है। प्रीसेट अपना हाई पे था, हाई और अल्ट्रा का मिक्सचर था। तो हाई प्रीसेट पे ठीक ठाक स्टोरी लेवल के FPS आ जाते हैं 50-55 के आसपास। बट अगर अल्ट्रा पे खेलोगे तो फिर फूक जाएगा लैपटॉप, मतलब इतना नहीं उठा पाएगा भाई ये ग्राफिक कार्ड। तो मीडियम हाई प्रीसेट तक तुम आराम से 50-60 FPS के साथ साइबरपंक खेल सकते। एंड धीरे धीरे और ऑप्टिमाइज्ड होगा ये ग्राफिक कार्ड, तो थोड़े और बेटर परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो Lenovo ने इस लैपटॉप को 60,000 पर लॉन्च करा है और इस प्राइस के अंदर बहुत सारे लैपटॉप्स के साथ ये कम्पीट कर रहा है। लाइक हमने IdeaPad Gaming 3 i5 12 जनरेशन वाला रिव्यू किया था, उसके बाद Ryzen 5 6600H वाला रिव्यू किया था एंड Ryzen 7 6800H भी आसपास के प्राइस में आ जाता है। देन फिर Nitro 5 भी आ जाता है एंड i5 12500H वाले लैपटॉप्स को कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि Dell G15 वगैरह हमने जो रिव्यू किए थे 3050 वाले ग्राफिक कार्ड के, काफी सारे लैपटॉप्स के साथ ये कम्पीट करता है। एंड इवन लोग 2050 जो पिछली बार रिव्यू किया था और भी 2050 के काफी सारे लैपटॉप्स है जो 50-60,000 में हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सीधा उनसे टक्कर ले रहा है। अगर प्रोडक्टिविटी वाला सस्ते में तगड़ी डिस्प्ले के साथ एक ऐसा लैपटॉप चाहिए तो बहुत सही है, क्योंकि इस रेंज के अंदर हार्डली किसी गेमिंग लैपटॉप में तुम्हें मिलेगा कि भाई 100% sRGB वाली डिस्प्ले दे दी। मेरे हिसाब से 60,000 में अकेला लैपटॉप है जो 100% sRGB दे रहा है। तो अगर तुम्हें एक्सटर्नल कोई मॉनिटर का खर्चा नहीं करना तो ये चीज सही है, वरना तुम कोई भी एक अच्छा दूसरा लैपटॉप खरीद करके एक मॉनिटर लेकर के भी सेम चीज कर सकते हो। मतलब तुम्हारी इच्छा है, बट मैं कहूंगा कि एक लैपटॉप में अच्छी डिस्प्ले हो तो ज्यादा फायदा रहता है। लेकर के घूमो अपना, वहीं तुम्हें बढ़िया एकदम डिस्प्ले अच्छी मिलेगी। समझ रहे हो ना। एंड रही बात ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड ये वाला जो है ना इतना ज्यादा अभी ऑप्टिमाइज नहीं है जितना अपना RTX 3050 या 2050 है। तो अभी इसकी परफॉर्मेंस 2050 जैसी ही मान के चलो, क्योंकि 3050 जो 95 वोट वाला है वो इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करके दे देता है और वो इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है अगर गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो। बट हाँ अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि डिस्प्ले से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो और RTX 3050 वाला लैपटॉप प्रेफर कर लो। वो अभी गेमिंग के हिसाब से ज्यादा ऑप्टिमाइज है और ज्यादा सही रहेंगे मेरे हिसाब से। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, जनता और मैं दोनों हेल्प करेंगे भाई। डिसीजन तुम्हारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, खरीदना चाहो, प्राइस चेक करना चाहो तो वहां से कर लेना और इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।